नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी में। मैं निखिल केसरी आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। और ये जो वीडियो है वो लंबी श्रृंखला में चलेगी, अर्थात आपका जो सीजीपीएससी का 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा। हम भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके नियुक्ति के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में और उनके हटाने की प्रक्रिया के बारे में वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो एक डिटेल एनालिसिस होगा और उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इनकी भर्ती प्रक्रिया, इनकी योग्यताएं, इनका कार्यकाल और ये इन्हें कैसे हटाया जाता है। हो सकता था कि हम इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी बना सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कई सारे चीज़ों को समझा पाना यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत चलती है, सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता है। इस कारण से हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम क्या करें, एक थोड़ा स्मॉल वीडियो करके पार्ट वाइज उसे हम आगे बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, व्यवहारिक प्रावधान क्या है, इन दोनों में अंतर कैसे किया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो कैसे आ सकता है, किस स्तर पर हमें जाना होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक का गहन अध्ययन हो जाएगा और हम लगभग यहाँ पूरा संविधान कवर करने की कोशिश करेंगे। थंबनेल से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि आज का जो वीडियो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता और उन्हें हटाने की प्रक्रिया के बारे में होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि सीजीएसआई मेंस को लेकर हमारी जो दूसरी बैच है वो शुरुआत हो जाएगी। दूसरी और तीसरी दोनों कह सकते हैं। पहली बैच लगभग पूरा फुल हो चुका है वो, तो आप दूसरी बैच में ज्वाइन कीजिए। 15 फरवरी से ये शुरू होने वाली है। इस बैच को लेकर खासियत ये है कि अब ये हेड ऑफिस में भी चलेगा जो हमारा रजबंधा मैदान में है, और दूसरा ये नई ब्रांच में भी हमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, जो क्लास का होगा वो फॉर्मेट, वो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे आपके पास उपलब्ध होंगे। आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होगा और आपको क्लास के बाद उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप इसका डेमो लेक्चर हमारे YouTube चैनल में भी देख सकते हैं, जो कि रवि सर के द्वारा, ऋषि सर के द्वारा और सुधीर सर के द्वारा लिया जा रहा है। फिर आगे बढ़ने से पहले, अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या होगी? 5:30 बजे से लेकर ये शाम के बैच होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी कि सर एक बैच शाम को लेकर आइए, जो कि हमारा रनिंग टाइम जो होता है सुबह जो उनका फिजिकल होता है उसके बाद के लिए ये टाइमिंग रखी गई है, शाम को वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बैच जो कि हमारा सीजीपीएससी क्रैश कोर्स को लेकर होगा, मेंस को लेकर। उड़ान आईएएस एकेडमी के पास उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत कुछ है जो कि सीजीपीएससी इस बार दे रहे हैं, और उसके बाद वो जो मेंस देने वाले होंगे, अर्थात जिनका प्री निकलेगा या निकलने की जो संभावना होंगी, अगर वो तैयारी करते हैं तो उनके लिए उड़ान आईएएस एकेडमी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है। मेंस को लेकर है ये, जिसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड मिलेंगे, उसके साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे। ये हमारे हेड ऑफिस में भी होगी। हेड ऑफिस का जो टाइमिंग होगा वो होगा सुबह 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक का, और जो हमारी नई ब्रांच है सीडी प्लाजा में, वहां आपको ये शाम को मिलेगा 4:30 से 8:30 बजे। तो आप इसका आप लाभ उठा सकते हैं जो हमारी बैचेस चालू हो रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और जो गंभीर जानकारी, या फिर आप सभी को पता ही है, तुर्की, लेबनान और सीरिया में अभी जो क्या हुआ है, बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ है भूकंप के कारण। तो कृपया आप सभी और हम सभी लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रेयर जरूर करेंगे कि यहाँ पर जितने भी कैजुअलिटीज़ हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवरी भी कर जाएं, जो भी क्षति होती हुई है, और जितना से अधिक मदद पहुँच सके उनको पहुँचाया जा सके। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं आज के। और हमारा जो पहला यहाँ पर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर। हम सभी को पता है कि जजों की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 124 यहाँ पर बात करता है। अनुच्छेद 124 बहुत वास्ट है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के बारे में प्रावधान हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे वहां पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे योग्यता हो, सब कुछ अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो जल्दी इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्री बहुत नजदीक आ गया है और आपके पास तो सुविधा भी होगी कि आप इसे स्पीड में करके देख सकते हैं। 1.52 में भी आप कर लेंगे तो बेहतर ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां भी आपको समझ में आएगा। चलिए, अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में कुछ जज होंगे, ठीक है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा ही, कंफर्म है यहाँ पर,
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा यहाँ पर, और कुछ अन्य जस्टिस होंगे जो कि संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करेगा। इसका मतलब है संविधान ने जजों की यहाँ पास जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की है। संसद समय समय पर क्या करता है, जजों की संख्या को निर्धारित करता है। जैसे 1950 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो शुरुआत में 1 और 7 थे, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य जज थे, और वर्तमान प्रावधान देखेंगे तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में जजों की संख्या कितनी हो गई, 34, और अगर मैं अन्य जजों की बात करूं तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि इनकी नियुक्ति के बारे में संविधान क्या प्रावधान करता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि नियुक्ति के बारे में संवैधानिक प्रावधान अलग है, व्यवहारिक प्रावधान अलग है। कई बार हम क्या होता है कि केवल व्यवहारिक प्रावधानों को पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में साफ मेंशन कर देता है दोस्तों संविधान के अनुसार बताइए कि संविधान में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, उसके अनुसार बताइए। बाकी व्यवहारिक प्रावधान तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितना भी इंटरप्रिटेशन किया गया है, निर्वचन किया गया है, या फिर जो मामले आए थे जज के मामले, उसके तहत किया जाता है जो नियुक्ति होती है। लेकिन संविधान में भी शुरुआत में यहाँ पर कुछ बताया गया था, उसके अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर हम बात करें तो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यवहारिक में भी सेम है, राष्ट्रपति के द्वारा ही जजों की क्या होती है, नियुक्ति होती है। लेकिन संविधान में यदि हम शब्दशः बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे तो उस नियुक्ति में वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे, एक या एक से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय के जज या फिर जिनसे वो परामर्श लेना चाहे उनसे, सभी उच्च न्यायालय से नहीं, उच्च न्यायालय के जितने भी हो सकते हैं जज, वो जितने से लेना चाहे उतने से वो परामर्श ले सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति को 2 लोगों से परामर्श लेना है, 2 मतलब जगह से लेना है, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, और जिस भी हाई कोर्ट के वो जज से परामर्श लेना चाहे वहां से वो ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का परामर्श क्या होगा, आवश्यक होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं तो उसमें चीफ जस्टिस का परामर्श क्या होने वाला है, आवश्यक होने वाला है। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों में हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रपति जब जजों की नियुक्ति करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे, और जिस भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेना चाहे उनसे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में अन्य जज की नियुक्ति हो रही है, मतलब चीफ जस्टिस से भिन्न जज की नियुक्ति हो रही है, तो उस केस में आपको मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना क्या होगा, आवश्यक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जजों की नियुक्ति में हमको थोड़ा सा क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। लिखा हुआ है जजों की नियुक्ति में सलाह को लेकर संवैधानिक प्रावधान और व्यवहारिक प्रावधान में अंतर मिलेगा। इस हेतु 3 जज मामला आ चुका है या 3 बार बहस की जा चुकी है, सन 1982, 1993 और 1998 में। 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मंत्रिपरिषद या सरकार का पक्ष में साथ दिया था। क्या दिया था साथ, कि अगर हम बात करें तो यहां पास 1982 के मामले में बताया गया कि राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के जजों के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति जी को, वो उनके लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब वो जो संवैधानिक प्रावधान है वो बाध्यकारी नहीं है, ऐसा कहा गया। कौन से मामले में, प्रथम जज मामले में। लेकिन उसके बाद सन 1993 में द्वितीय जज मामला आता है। इस मामले में यह कह दिया जाता है कि नहीं, यहां पर जो भी सलाह दिया जाएगा राष्ट्रपति को वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा। और उसके साथ यह भी कहा गया कि सलाह देने के लिए कोई एक न्यायाधीश नहीं काम आएगा, या फिर केवल उच्चतम न्यायालय के 1-2 न्यायाधीश या फिर केवल मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आपको कॉलेजियम व्यवस्था का पालन करना होगा। कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई सन 1993 में। मतलब न्यायाधीशों को नियुक्ति में परामर्श देने के लिए, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए न्यायाधीशों के मंडल की व्यवस्था की गई, जिसे हम कॉलेजियम मंडल कहते हैं, कॉलेजियम कहते हैं। यहाँ पर ये द्वितीय जज मामले में आया था। अब यहाँ पर जो कॉलेजियम था दोस्तों, वो था एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अन्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो गया। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा, क्यों ना हम कॉलेजियम की संख्या को क्या कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो 98 में हुआ भी वही। सन 1998 में जजों की नियुक्ति के मामले में जो कॉलेजियम व्यवस्था की गई थी, जो कि 1993 में की गई थी, उस कॉलेजियम का विस्तार कर दिया जाता है, और विस्तार करके एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर रखे जाते हैं। अब ये 4 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश ही होते हैं, जो कि कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे। यहाँ वरिष्ठता जो होती है वो पता रहती है। मतलब अगर वर्तमान में
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सिफारिश कौन करेगा? तो सिफारिश करेगा कॉलेजियम, और कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। लगभग वो पूरी तरीके से क्या होंगे? बाध्य होंगे। पढ़ते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में वर्णित है परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से है, बल्कि यहां पर न्यायाधीश के परामर्श से होगा। मतलब बहुत सारे व्यक्ति, एक व्यक्ति के परामर्श नहीं, बहुत सारे न्यायाधीशों के परामर्श से है, जो यहां पर परामर्श शब्द की बात की गई। दूसरा, मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करना होगा। 1-2 के नियुक्त करने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे यहां पर न्यायाधीशों का चाहिए आपको परामर्श, और उसके लिए कौन सा आया? कॉलेजियम व्यवस्था आ चुकी है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि कॉलेजियम व्यवस्था में एक ऐसा न्यायाधीश भी आना चाहिए जो कि आगे चलकर क्या बनने वाला है? मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है। मतलब जो अगला मुख्य न्यायाधीश होगा वो इन 4 वरिष्ठ सदस्यों में से एक जरूर होना चाहिए। तो इस बात का याद रखिएगा आप लोग। फिर और आगे बढ़ते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में यहां पर आम सहमति की बात की गई है। ऐसा नहीं है टोटल 5 जज हैं तो 5 में ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि 3 और 2 का बहुमत चलेगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर सहमति की बात की गई है। सहमति का तात्पर्य होता है कि यहां पर लगभग सभी लोग उस पर क्या होने चाहिए? राजी होने चाहिए। हाँ, अगर कोई एक न्यायाधीश अगर उससे क्या करता है? इत्तेफाक नहीं रखता है, मतलब उससे अलग राय रखता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। उसकी एक न्यायाधीश की बातों को नहीं माना जाएगा। बाकी अगर 4 एक साइड है तो फिर माना जाएगा। मतलब 3-2 बहुमत का मामला नहीं है, यहाँ पास मामला है सहमति का। मतलब 5 में से लगभग 5 बराबर होने चाहिए, मतलब लगभग एक ही सहमति बननी चाहिए, या फिर 4 का भी बनेगा तो चलेगा। 3-2 मत कर दीजिएगा, यहाँ बहुमत का बात नहीं होता है, आम सहमति की बात होती है। और रही मुख्य न्यायाधीश की बात, तो मुख्य न्यायाधीश का पावर उतना ही होगा जितना कि अन्य न्यायाधीश का होता है। यहाँ पास ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को ज्यादा पावर दे दिया गया है। फिर यहाँ पर जो भी परामर्श होगा वो लिखित में होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि इसका हमने सिफारिश क्यों किया, इसका क्यों नहीं किया, ये आपको पूरा बताना पड़ेगा। और जो भी होगा वो सरकार को भेजनी होगी, और सरकार इन्हीं सिफारिशों के आधार पर क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या सरकार मना कर सकता है? बिल्कुल मना कर सकता है। यदि यहाँ पास कॉलेजियम ने अपनी उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है जो प्रक्रिया उन्होंने खुद तय की है, तो फिर सरकार बोल सकता है कि आपने उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, इस कारण से हम आपके द्वारा दिए गए सिफारिश पर हम जजों की नियुक्ति नहीं करेंगे। और हो सकता है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जजों की नियुक्ति में यहाँ पास क्या चलता है? वाद विवाद चलते रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वही मिलेगा। यदि सरकार सिफारिश की गई है किसी ऐसे व्यक्ति के न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में कि मुख्य न्यायाधीश के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजती है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। मतलब सरकार यहाँ पर सिफारिश को ठुकरा देती है तो फिर से कॉलेजियम व्यवस्था उस पर क्या करेगी? आपका विचार अवश्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक जो संवैधानिक प्रावधान था वो अलग चला और यहाँ व्यवहारिक प्रावधान बिल्कुल अलग चल रहा है। व्यवहारिक प्रावधान के अनुसार हमने देख लिया प्रथम मामला, द्वितीय मामला और तृतीय मामला। तृतीय मामले में हमने देखा कॉलेजियम व्यवस्था काम करती है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया? 99वां संविधान संशोधन किया 2014 में, उसे पारित करके एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नाम दिया NJAC। NJAC क्या होगा? NJAC होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। मतलब अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के ट्रांसफर को लेकर अब एक टोटल ओवरऑल क्या कर दिया जाएगा? आयोग का निर्माण कर दिया जाएगा। यही आयोग अब राष्ट्रपति को परामर्श देगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो NJAC कब आता है? 99वां संविधान संशोधन से ये शामिल किया जाता है। अब यहाँ पास ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये NJAC के लिए सबसे पहली बार किसने सिफारिश की थी? तो PN भगवती जी ने की थी। और दूसरी बार किसने की थी? तो विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो ये 2 बार इसकी सिफारिश की जा चुकी है और बना कब? ये 2014 में ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो 99वां संविधान संशोधन 2014। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो इसमें टोटल कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यहाँ पर 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब लगभग आधा कॉलेजियम तो आ ही गया है। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। एक होगा यहाँ पास केंद्र का जो भार साधक मंत्री होगा, किसका? विधि और न्याय का भार साधक मंत्री, तो वो होंगे यहाँ पास। और 2 अन्य सदस्य होंगे। अब ये जो 2 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, ये कहीं बाहरी व्यक्ति होंगे। टोटल 4 तो हो गए और ये 2 6, तो ये 2 कहीं बाहर से आएंगे। इनको कैसे लाया जाएगा? तो इनको लाने के लिए एक मंडल बनाया जाएगा।
इसमें होगा कौन? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता। मतलब यहां पास मोदी जी और विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करेंगे कि उन 6 में से जो 2 अन्य आने थे वो 2 कौन होंगे। और यहां पास याद रखिएगा कि उन 2 में से एक कंपलसरी है कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग में से होना चाहिए। मतलब इन 5 वर्ग में से कोई एक वर्ग में तो वो शामिल होना ही चाहिए। बाकी वो 4 पद क्या हो जाएंगे? पदेन हो जाएंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध मानते हुए इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। मतलब एनजेएसी अभी वर्तमान में आपको लागू नहीं मिलेगा। अभी भी जजों की नियुक्ति में कौन है? तो कॉलेजियम व्यवस्था काम कर रही है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, याद रखिएगा। तो यह है नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वही जो मैंने बताया कि नियुक्ति और अवधि की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अवधि, यहाँ पर न्यायाधीशों की अवधि के बारे में यह कहा गया है कि अगर कोई न्यायाधीश है एक बार नियुक्त हो जाए, है ना, तो वो कभी भी नियुक्त हो, मान लो 55 वर्ष की आयु में नियुक्त हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं वो, है ना, या फिर मान लेते हैं कोई 62 वर्ष की आयु में बन गए हैं न्यायाधीश, या फिर कोई 60 में बन गए हैं, कोई हो सकता है कि 50 में ही बन गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप एक बार न्यायाधीश बन जाते हैं तो 65 वर्ष की आयु तक, खत्म होने तक आपको यहाँ पर अपना पद धारण करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार हम गलती कर देते हैं हड़बड़ी में कि 6 या 65 होगा, 6 पूरा हो जाए या 65 पूरा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना 65 वर्ष की आयु पूर्ण होते तक क्या करेंगे? अपना पद ग्रहण करते रहेंगे। मतलब 55 वाला 10 साल बैठेगा, 62 वाला 3 साल बैठेंगे, यहाँ पर 60 वाले 5 साल बैठेगा और ये 15 साल यहाँ पर बैठेगा। तो इस प्रकार से तो जज की अवधि कितनी होगी? पद धारण करने से लेकर टोटल 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पता है, एक प्रथा चले आ रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि लगभग जो यहाँ 55 साल का पूरा हो जाएगा वही क्या करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का पद धारण करेगा। वही लिखा हुआ है, नियुक्ति के पश्चात न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है? त्यागपत्र। त्यागपत्र मतलब क्या? न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो राष्ट्रपति को संबोधन करके त्यागपत्र देंगे तो फिर यहाँ पास उनका क्या हो जाएगा? पद रिक्त माना जाएगा। अब तीसरा होता है, क्या इन्हें हटाए जाने की कोई प्रक्रिया है? बिल्कुल है, इन्हें आप हटा भी सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर संविधान में पूरा का पूरा वर्णित किया गया है प्रक्रिया को। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यहाँ पास है ना, वो अगला आ जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? अच्छा, इसमें 2 आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 और 124 का सब क्लॉज 5। 4 में प्रक्रिया बताई गई है। 5 में यह कहा गया है कि संसद अगर कोई यहाँ पास नियम बनाना चाहे न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, तो फिर वो क्या कर सकता है? ऐसा प्रावधान कर सकता है और ऐसा किया भी है। अगर हम देखें तो सन 1968 में उन्होंने क्या किया है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक अधिनियम बनाया है, सन 1968 का अधिनियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आधार क्या होगा हटाने का? आधार होगा सिद्ध कदाचार। आधार क्या मिलेगा आपको? सिद्ध कदाचार, कि आप कदाचार के आरोपी पाए जाते हैं या फिर आप असमर्थ हो चुके हैं। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए 2 आधार होते हैं, पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों को कदाचार साबित करने हेतु संसद को प्रक्रिया निहित करने की शक्ति दी गई है कि संसद कोई प्रक्रिया बनाना चाहता है तो बना सकता है, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 5। और उन्होंने बनाया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब जांच कैसे होगी? जांच के लिए आपको एक मंडल का निर्माण करना पड़ेगा। उन मंडल में 3 व्यक्ति होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीश और कोई भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश यहाँ चलेगा। मतलब तीनों जज होंगे और ये जज ही डिसाइड करेंगे कि किसी जज के ऊपर कोई कदाचार का आरोप या फिर असमर्थता का आरोप बनता है या नहीं बनता है। अब ये प्रक्रिया आगे चलेगी, फिर यह बताया जाएगा कि अगर यह समिति कदाचार या असमर्थता को सही पाती है तो प्रस्ताव को उसी सदन में प्रस्तुत कर देती है जिस सदन में यह पहली बार लाया गया था। अब कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, कोई मैटर नहीं करता है। आप लोकसभा में लाना चाहते हो तो ठीक, राज्यसभा में लाना चाहते हो तब भी ठीक होगा। तो आप प्रस्ताव लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। लोकसभा में लाने के लिए 100, ये भी वही सेम आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 5 से लाया गया है। और अगर राज्यसभा में लाना चाहते हो तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्या अध्यक्ष या सभापति मना कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो चाहें तो प्रस्ताव को वो खारिज कर सकते हैं, बोल देंगे नहीं लाना है, फालतू है, ये सब नहीं करना है, ये सब काम तो होता है ऐसा। अब जब किसी भी सदन में ये प्रस्ताव आ गया, मान लो लोकसभा में आ गया ये प्रस्ताव या राज्यसभा में आया, तो जिस भी सदन में पहले आएगा वो सदन उसे विशेष बहुमत से पारित करेगा। आई होप कि आप विशेष बहुमत यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने विशेष बहुमत को पूरा डिटेल में समझाया था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग विशेष बहुमत की बात है। यहाँ पर 2 बातें होंगी, सदन का बहुमत होगा, सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान का 2/3,
उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 दोनों एक साथ फुलफिल होने चाहिए, तब जाके ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। जब दोनों सदन ऐसा प्रस्ताव पारित कर देंगे तो न्यायाधीश को उसके पद से हटाया गया माना जाएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि न्यायाधीशों को महाभियोग से नहीं हटाते, ये प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया सिंपल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, न्यायाधीशों को हटा रहे हैं। महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है आप केवल और केवल किसके लिए कीजिएगा, तो फिर राष्ट्रपति के लिए कीजिएगा। बात करते हैं योग्यता की कि अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो क्या योग्यता चाहिए। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि संविधान में न्यूनतम आयु की बात नहीं की गई है। कई बार यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या न्यूनतम आयु की बात की गई, नहीं, न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं की गई है। यहां पर टोटल 4 बताया गया है, जिसमें से पहला तो कंपलसरी है, बाकी 3 में से कोई एक होना चाहिए। पहला क्या कंपलसरी है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कोई एक हो जाएगा तब भी, मतलब ये तीनों में से कोई एक हो जाएगा तब भी काम चलेगा आपका। क्या है इन तीनों में से कोई एक, तो पहला है लगातार 5 साल तक, लगातार एक हाईकोर्ट में या अन्य हाईकोर्ट में, लेकिन लगातार 5 साल तक वो हाईकोर्ट का क्या रहना चाहिए, न्यायाधीश रहना चाहिए। फिर लगातार वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वो क्या रहा, एडवोकेट रहा हो, लगातार रहना है लेकिन उसे। फिर अथवा करके है कि राष्ट्रपति की राय में वो क्या हो, बहुत बड़ा विधि विशेषज्ञ हो, पारंगत हो, कानून की जानकार हो, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर पहला कंपलसरी है, बाकी इन 3 में कोई भी एक चलेगा। नागरिक से कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक ही होना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार से नागरिक हो सकता है। तो याद रखिएगा किसी भी प्रकार के नागरिक को यहाँ पर बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जन्म से कोई नागरिक हो तभी उसे क्या हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान देखा, उनकी योग्यता के बारे में देखा, उनके कार्यकाल के बारे में देखा और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखा। होप कि आपको कुछ नया जानकारी यहां जरूर प्राप्त हुआ होगा। एग्जाम में आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 सीधा पहुंचेंगे हम लोग। अच्छा, हाई कोर्ट में भी जजों की संख्या फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर तो बल्कि राष्ट्रपति को यहां आदेश दिया गया है कि राष्ट्रपति बताएंगे कितना हाई कोर्ट में जज होगा या नहीं होगा। राष्ट्रपति मतलब सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद बताएगा। ठीक है, तो यहां भी जजों की संख्या फिक्स नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फिक्स होती है लेकिन वो संविधान के द्वारा फिक्स नहीं है, संसद ने वो फिक्स किया हुआ है। चलिए बात करते हैं जजों की नियुक्ति के बारे में। पहला योग्यता के बारे में, नियुक्ति और कार्यकाल। तो यहां पर पहले योग्यता बताया गया है कि जजों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सेम पहला पॉइंट कंपलसरी है कि भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। फिर दोनों में से कोई एक चाहिए। क्या है दोनों में से एक, कि अगर वो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या रहा है, अधिवक्ता रहे। 10 साल तक वो लगातार क्या रहा, अधिवक्ता रहे, चाहे एक हाई कोर्ट में रहे चाहे 4 हाई कोर्ट में रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करता हो कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में, जहां कहीं भी हम प्रथम वर्गीय न्यायपालिका की बात करते हैं, जिसका प्रावधान आपको आर्टिकल 233 में मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार के न्यायाधीश जो कि प्रथम वर्ग श्रेणी में आते हैं, वो 10 साल तक न्यायिक क्षेत्र को धारण किया हो, न्यायिक पद को धारण किया हो, तो भी काम चल जाएगा। मतलब पहला कंपलसरी, बाकी दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए, तो फिर वो हाई कोर्ट में जज नियुक्त होने के योग्य हो जाएगा। बात करते हैं कार्यकाल की या अवधि की। तो यहां पर दोस्तों 62 वर्ष है। कितना है, 62। अगर एक बार कोई हाईकोर्ट का जज नियुक्त हो जाता है तो वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो सेम राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया के संबंध में आपको मैं बता दूं कि हटाने की वही प्रक्रिया है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा हटाए जाने वाले प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या मिलेगा, हमें एकदम बिल्कुल समान मिलने वाला है। चलते हैं अगला, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में। ये अलग क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। कैसे होगी, कई बार होता है कि कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के संबंध में कोई विवाद हो जाता है कि कितने साल का है, क्या है, या फिर कुछ यहां पर विवाद हो सकता है कि उत्पन्न हो जाए। तो इसका विनिश्चय कौन करेगा, अगर आयु के संबंध में विवाद हो गया तो विनिश्चय तो राष्ट्रपति करेंगे, तो ये तो चलो आसान हो गया। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि राष्ट्रपति किसके सलाह को मानने के लिए बाध्य है, विनिश्चय करने के लिए वो किसका सलाह मानेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और यह सलाह क्या होगा, बाध्यकारी होगा। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सलाह क्या होगा, मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं जजों की नियुक्ति। नियुक्ति सेम
राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन संवैधानिक प्रावधान कुछ और कहता है, व्यवहारिक प्रावधान कुछ और कहता है। यदि क्वेश्चन में संवैधानिक प्रावधान पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है वो देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, मतलब केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना है और उस राज्य के राज्यपाल से पूछना है। अगर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना है, हमारे राज्य के राज्यपाल से, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ लीजिए। ये 3 लोग से पूछना पड़ेगा। ये 3 लोगों से पूछकर आपको यहां जजों की नियुक्ति करनी है। अगर मान लो चीफ जस्टिस की ही नियुक्ति करनी तो केवल ये और ये काम चल जाएगा। तो संवैधानिक प्रावधान कुछ और कहता है कि राष्ट्रपति जब किसी हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे तो केवल 3 लोगों से परामर्श लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा उस राज्य का राज्यपाल और तीसरा उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो रही है, अगर मुख्य न्यायाधीश की खुद की नियुक्ति हो रही है तो फिर वहां पास आपको है ना मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यवहारिक प्रावधान कुछ और होने लग गया। व्यवहारिक प्रावधान तृतीय जज मामले में आती है। कैसे होता है व्यवहारिक प्रावधान? तो बताया गया है जज की नियुक्ति, मैं बात कर रहा हूं हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति। तो हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ही यहां पास अधिकृत किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति को निम्नलिखित से सलाह लेना पड़ेगा। कैसे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से और भारत के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से। इसका मतलब है हाफ कोलिजम तो यहां पास आ गया। फिर राज्य के राज्यपाल से और उसके बाद उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जजों की नियुक्ति के संबंध में है ना जो संवैधानिक प्रावधान है और व्यवहारिक प्रावधान है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल, और ये तो पहले से थे, यहाँ पर से कोलिजम को ऐड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। अगर मान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही तो फिर क्या करेंगे? सेम नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। अब नियुक्ति में किसका सलाह लगेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और उस राज्य के आपको राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ेगा। तो हमने योग्यता, अवधि और यहां नियुक्ति की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं हाईकोर्ट में ना एक गंभीर मुद्दा रहता है स्थानांतरण का। स्थानांतरण के संबंध में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 222 में प्रावधान है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 जजों के हस्तांतरण की बात करता है, स्थानांतरण की बात करता है, एक जगह से दूसरे हाईकोर्ट में जाने की बात करता है। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है वो देख लेते हैं आगे। संवैधानिक प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन केवल मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श आवश्यक था। यहाँ पर फिर से तृतीय जज मामला की अगर मैं बात करूं, फिर से यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 अन्य न्यायाधीशों की यहाँ पर बात कर दी गई। तो स्थानांतरण में बहुत ही अलग व्यवस्था है कि अगर एक हाईकोर्ट से किसी न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में ले जाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके साथ 4 अन्य जस्टिसों का आपको परामर्श लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट नंबर 1, हाईकोर्ट नंबर 2, हाईकोर्ट 1 से हाईकोर्ट 2 में लेकर जाना है एक जज को यहां से यहां पास। ठीक है, यही वाला जज यहां पास आ गया, मान लो ये जज 1 यहां आ गया, तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम को अन्य जजों से पूछना पड़ेगा। उसके साथ इसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछना पड़ेगा। और ये सब किसको लेना है परामर्श? तो राष्ट्रपति को लेना है। तो राष्ट्रपति को स्थानांतरण के संबंध में सलाह देने के लिए मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश और जिस हाईकोर्ट से कोई जा रहा है और जिस हाईकोर्ट में जाने वाला है, उन दोनों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जजों के नियुक्ति, जजों के कार्यकाल, जजों की योग्यता, जजों को हटाने की प्रक्रिया और हाईकोर्ट में जजों के स्थानांतरण को लेकर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। ठीक है, आगे की कड़ी में आपको और भी देखने को मिलेगा कि अन्य संवैधानिक पदों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या संवैधानिक प्रावधान कहता है, क्या नहीं कहता है, व्यवहारिक प्रावधान क्या है, कहां कहीं ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। इस वीडियो को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, हम ऐसी आशा करेंगे। और आपका जो आगामी एग्जाम होने वाला है CGPSC का, वो बहुत अच्छे से जाएगा। क्वालिटी कंटेंट देने की प्रयास की जा रही है जिसमें कि आप फंसे ना, और अंतिम समय में क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, इस कारण से इस प्रकार के वीडियो लाए जा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेऊंगा। धन्यवाद।